हम एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे कि वे कौन थीं। एनी बेसेंट आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से सोए हुए भारत को जगाने के लिए भारत को अपना घर कहने वाली एनी बेसेंट का जीवन जानने योग्य है। कारण स्पष्ट है कि उन्होंने दुनिया भर के धर्मों का गहन अध्ययन किया, उन धर्मों को जाना, परखा और समझा कि वे वेद उपनिषद का धर्म ही सच्चा मार्ग है। 20 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि है। आओ उनके बारे में 10 बातें जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से वो कैसी थी। एनी बेसेंट एक विदेशी महिला हैं। जब भारत में रहने लगी तो उन्होंने स्वयं को कभी विदेशी नहीं समझा। उन्होंने धर्म पर व्याख्यान से पूर्व वे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती थीं। विलक्षण स्मरण शक्ति, नोट्स नहीं बनाती थीं। वेशभूषा के प्रति अत्यंत सावधान रहती थी। उस समय की अत्यंत पाबंदी थी। मैम साहब कहलाना उन्हें पसंद नहीं करती थी। अम्मा नाम उन्हें बहुत पसंद था। भारत से प्रेम किया और भारतवासियों ने उन्हें माँ वसंत कहकर सम्मानित किया। इनका जन्म एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ। उनका जन्म नाम एनी वुड था। माता धार्मिक आस्था वाली आयरिश महिला, पिता विद्वान गणितज्ञ अंग्रेज थे। एक भाई 2 वर्ष बड़ा था। 1852 को उनके पिता के निधन के बाद माता द्वारा बेहद गरीबी में दोनों बच्चों का पालन पोषण किया गया। अध्यापिका कुमारी मैरियत नामक दयालु महिला द्वारा एनी को अपने संरक्षण में लेकर शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया। उनका विवाह और तलाक के बारे में 1866 को एनी को धार्मिक, आध्यात्मिक, रहस्यवादी की पुस्तकें पढ़ने का शौक हुआ। उसी दौरान ईशा के प्रति लगाव हुआ। 1867 को युवा अंग्रेज पादरी फ्रैंक बेसेंट से उनका विवाह हो गया। पति कट्टर रोमन कैथोलिक थे, लेकिन एनी रूढ़िवाद का विचार नहीं स्वीकार करती थी। इसी कारण वैचारिक मतभेद के चलते विवाह संबंध कटुता के चलते विच्छेद हो गया। 1868 से 70 के मध्य एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। फ्रूट्स ऑफ फिलॉसफी लेख में बर्थ कंट्रोल, परिवार परिसीमन पर लेख लिखकर समाज सुधार की पक्षधार एनी द्वारा धर्म की अवज्ञा की गई। इस विद्रोहपन के कारण पति द्वारा उत्पीड़न के चलते 1873 में उनका तलाक हो गया। धर्म विरुद्ध लेख लिखने पर मुकदमा चला। न्यायाधीश उनके तर्कों से सहमत थे, पर जूरी नहीं। दंड को अपील से माफ कर दिया गया और न्यायालय ने पुत्री दे दी और पुत्र को छीन लिया। थियोसॉफी से परिचय। विश्व और मानव समाज को उन्नत करने की अदम्य प्रेरणा के चलते श्रीमती स्टेट के माध्यम से थियोसॉफी से परिचय हुआ और 1888 को श्रीमती स्टेट द्वारा रिव्यू और रिव्यूज़ के लिए पुस्तक समालोचना के लिखने के लिए एक मदाम ब्लावत्स्की को 2 पुस्तकें दी। एनी बेसेंट इन्हें पढ़कर बहुत प्रभावित हुई। 1889 में को मदाम ब्लावत्स्की से मिली। मदाम ब्लावत्स्की ने एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी से उद्देश्य बताया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य के बारे में बताया। उनके उद्देश्य सुनकर 21 मई को थियोसॉफिकल सोसाइटी में वे प्रविष्ट हो गए और 1907 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। जिद्दी कृष्णमूर्ति को अपनाया। 1908 को ऑर्डर ऑफ थियोसॉफिकली सन्यासी पीत वस्त्रधारी सेवाव्रत समर्पित लोगों की एक संस्था बनाई। जुलाई 1921 में पेरिस में आयोजित प्रथम थियोसॉफिकल वर्ल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई। उत्तर काल में जरूर थियोसॉफिकल आंदोलन के चलते कई अन्य तरह के आंदोलन का जन्म हुआ, जैसे कि आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि। थियोसॉफिकल की खास बात यह है कि इनमें से विश्वविद्यालय के दार्शनिक जैसे कृष्ण मूर्ति जुड़े थे। भारत की ओर से अध्ययन सर्वधर्म समभाव की ज्ञान गुरु भारत की ओर आकर्षित होने के कारण उन्हें लगा कि मेरा कर्म क्षेत्र भारत ही हो सकता है। 16 नवंबर 1893 को भारत के तूतीकोरिन बंदरगाह पर उतरी। भारत में भाषणों का दौर। दिसंबर में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी में द बिल्डिंग ऑफ कॉस्मोस पर भाषण दिया। 1894 को इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रथम बार भाषण 1894 को इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रथम बार भाषण दिया। फिर भारत भ्रमण किया। 1896 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के 21वें कन्वेंशन में हिंदू, पारसी, बुद्ध और ईसाई 4 धर्मों पर भाषण दिया। 1901 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के 26वें कन्वेंशन में 4 धर्मों को सिख, इस्लाम, जैन थियोसॉफिकल पर भाषण देने के बाद वे 7 ग्रेट रिलीजन्स पुस्तक लिखी। स्थापना और प्रकाशन 1895 जनवरी माह में वाराणसी आई। यहाँ उन्हें लगा जैसे अपने घर आ गए। वाराणसी में संस्कृति सीखी, गीता का अनुवाद किया। 1897 को 4 महान धर्म नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। 1898 को वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कामच्छ स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी कैंपस में शांति कुंज
आवास बनाया गया। पास ही में स्थित बंगला खरीदा और इसे ज्ञान गह नाम दिया गया, जहाँ एनी बेसेंट थियोफिजिकल स्कूल है। डॉक्टर भगवान दास, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि विद्वानों के संपर्क में आईं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज पत्रिका निकाली। ये मासिक थी। बालचर संस्था, बाद में स्काउट एंड गर्ल गाइड की स्थापित की। 1904 को सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल की स्थापना हुई। ब्रदर्स ऑफ इंडिया की स्थापना। बेकअप ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई। समाज सुधार हेतु ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था की स्थापना की। व्यावहारिक ज्ञान देते हुए यंग मैंस इंडिया लिंक, सन ऑफ इंडिया संस्थाओं की स्थापना की। राजनीति में प्रवेश। 1913 को राजनीति में प्रवेश करने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय को विश्वविद्यालय बनाने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जमीन जायदाद पर सब कुछ अर्पित कर दिया और उनके विश्वविद्यालय बनाने के काम में सक्रिय रूप से सहायक बने। 1914-15 को संसदीय कार्यों की वैवाहिक शिक्षा हेतु मद्रास में पार्लियामेंट की स्थापना की। बम्बई में कांग्रेस नेताओं की बैठक आयोजित कर इंडियन होम रूल के आंदोलन को कहा। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। उन्होंने स्वयं कार्यों को करने को अपना हाथ थाम लिया। 1916 को होम रूल लीग की स्थापना और होम रूल आंदोलन का श्रीगणेश किया। न्यू इंडिया की जमानत जब्त हो गई। बम्बई तथा सेंट्रल प्रोविंसेस में प्रवेश पर रोक हो गई। 1917 को जून में उटकमंड मतलब मद्रास में अर्डेल वाडिया आदि के साथ गिरफ्तार और नज़रबंद हो गए। मद्रास के गवर्नर के द्वारा राजनीति त्याग का अनुरोध। बेसेंट का उत्तर, मेरी राजनीति ही मेरी थियोफिजिकल है। अगस्त में माह में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और वार्षिक कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में द केस फॉर इंडिया भाषण उन्होंने कांग्रेस को नया रूप दिया। इनका सत्याग्रह का विरोध कैसे हुआ। 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह का आंदोलन का स्वागत तथा विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह का समर्थन पर सामूहिक सत्याग्रह और कानून तोड़ने का विरोध। उन्होंने कहा कि इससे हिंसा भड़क सकती है, लेकिन तब उसका संचालन नेताओं के हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब भी सत्याग्रह और आंदोलन का बहुत कष्ट प्रयाद सिद्ध होगा। विशेष लक्ष्य क्या थे उनके। जितनी रहस्य में ही महिला ब्लावाटस्की थी, उतनी ही एनी भी थी। एनी चाहती थी कि जय कृष्णमूर्ति में भगवान बुद्ध की चेतना उतर आए, और जैसे कि बुद्ध ने मैत्री नाम से पुनः आने का वादा किया था, तो उतक माध्यम से वे अपने संदेश सुनकर अपने वादों से मुक्त हो जाएं। इसके लिए कठिन साधनाएं और कार्य किए। इस कार्य में उनकी बाधाएं उत्पन्न हुई, अतः ये पूरा आंदोलन असफल हुआ। 24 दिसंबर 1971 को अडियार में अपना अंतिम भाषण दिया। 20 सितंबर 1933 को शाम 4 बजे 86 वर्ष की अवस्था में अडियार यानी कि चेन्नई में देह त्याग दिया, और 40 वर्ष तक भारत की सेवा करके उसे आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से जागने के लिए उन्हें धन्यवाद किया।